अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और हसन सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स पर। और हसन हमें बताएंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। तो हसन, कैसे आप? मैं ठीक। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सो इस प्रेजेंटेशन में हम ये बात करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो काम कैसे करते हैं। हम इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ डिटेल्स की बात भी मैं करूंगा ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं न्यूरल नेटवर्क्स को स्टडी करने में इन द फ्यूचर वो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। हम्म। सो हम स्टार्ट इस यहाँ से करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके उसका लैंडस्केप कैसा दिखता है। अब ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बता रहा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर कई सारी सब फील्ड्स हैं। राइट, तो मशीन लर्निंग जो है वो एक तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्वायर करने का, कि मशीन जो है वो लर्न कर सकें। लेकिन जो मशीन लर्निंग है उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं टू अचीव मशीन लर्निंग। तो एक तरीका जो है उनको उसको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। लेकिन ये वाहिद तरीका नहीं है मशीन लर्निंग करने का। इसके अलावा सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो है एसवीएम्स, ये एक तरीका है। उसके अलावा डिसीजन ट्रीज, ये कुछ और हम्म। तरीके हैं मशीन लर्निंग को अचीव करने के। लेकिन हम बात करेंगे न्यूरल सही। नेटवर्क्स की। हम्म। ओके, अब न्यूरल नेटवर्क्स जो है उनका बेसिक एम है क्या? तो आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिक एम है ना न्यूरल नेटवर्क का, वो ये है कि टू प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ एन इनपुट। तो अगर आपके पास एक इनपुट है तो न्यूरल नेटवर्क को आप एक बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं, और न्यूरल नेटवर्क जो हम्म। है वो आपको एक आउटपुट देता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक फंक्शन है जो कि एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। और आउटपुट जो है वो हम चाहते हैं कि डिजायर्ड आउटपुट हो, यानी कि जो हम आउटपुट चाहते हैं एक इनपुट के लिए वो हो। लेकिन क्वेश्चन फिर पैदा हम्म। ये होता है कि राइट फंक्शन कैसे फाइंड किया जाए जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है वो देगा, यानी कि जो हम आउटपुट चाहते हैं वो दे एक खास इनपुट के लिए। तो ये मतलब इसकी आपको अगर मिसाल दे दें कि डिजायर्ड आउटपुट से क्या, कोई यस, छोटी सी मिसाल दे दें। हाँ, इसकी वजह से मैं मिसाल आगे दूंगा, लेकिन एक मिसाल ये है अच्छा। कि सपोज करें कि मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। राइट, ये अब हम्म। अगर इंसान हो तो मैं उनको एक पिक्चर दिखा सकता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये पिक्चर जो है ये डॉग की है या कैट की है। ठीक है, हम्म। तो जो हम्म। मेरा हम्म। इनपुट है वो पिक्चर है, और जो आउटपुट है वो एक लेबल है कि डॉग या कैट। अब हम्म। इंसान जो है वो बता सकते हैं ये, तो आप कह सकते हैं कि इस सही। एग्जांपल के अंदर इंसान ये फंक्शन है जो कि उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन ये हम्म। पैदा होता है कि क्या इस तरह का जो फंक्शन है वो हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, सही। अगर आप मेडिकल की फील्ड में देखें तो लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम अगर एक एक्सरे अगर आप एक्सरे दिखाएं या एमआरआई दिखाएं आपको, तो क्या वो ये बता हम्म। सकता है कि ये जो अगर सपोज करो कैंसर है, तो क्या कैंसर जो है वो बेनाइन है या मेलिग्नेंट है, यानी कि बुरी हालत में है, अच्छी हालत या बेहतर हालत में है। राइट। तो ये भी एक फंक्शन राइट। आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। ओके, सही। सो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो सिर्फ एक फंक्शन के तौर पे आप उसको देख सकते हो। ओके, हम्म। तो अब फंक्शन, राइट फंक्शन कैसे फाइंड करना है एक पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट पेयर के लिए, ये क्वेश्चन है। हम्म। हम्म। अब न्यूरल नेटवर्क्स की कई सारी इकसाम है, तो हम बात करेंगे ज़्यादातर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो यही हैं। इसके अलावा हम्म। और भी हैं न्यूरल नेटवर्क्स, फॉर एग्जांपल CNN जिसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, हम्म। RNNs, ट्रांसफॉर्मर्स, ऑटो एनकोडर्स और GANs। जो CNNs हैं वो ज़्यादातर तब यूज़ होते हैं जब आपके पास पिक्चर्स हों। राइट, RNNs तब यूज़ हम्म। होते हैं जब आपको पीछे जाना हो, मेमोरी चाहिए हो आपको। ट्रांसफॉर्मर्स जो ऐसे। हैं ये ChatGPT जो है ना उसकी तरह की चीज़ों के लिए यूज़ हम्म। होते हैं। और फिर इनके बारे में हम्म। हम बाकी दो चीज़ों के बारे में बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की। हम्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक फंक्शन जो है उसको आप लेबल कैसे करोगे। राइट, तो हम्म। अब मैं अगर मैं कहता हूँ कि आपको एक फंक्शन पता करना है, तो ये कैसे हम कहेंगे कि एक फंक्शन जो है उसको लेबल कैसे करना है आपने। अगर मैं आपको कहूँ कि ओके ये जो मुझे पता है कि राइट फंक्शन क्या है, तो मैं बताऊंगा कैसे कि राइट फंक्शन क्या है। तो उसको हम्म। अचीव करने के लिए हम ये करते हैं कि ना फंक्शन जो है ना वो ना उसके ऊपर कुछ लेबल हैं जिनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है ये एफ है, इसमें अगर आप कोई इनपुट दो तो आपको आउटपुट मिलता है। अब ये जो आउटपुट है ना, इसको जो न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करते हैं ना उसकी लैंग्वेज में आप उसको लेबल भी कह सकते हो, लेकिन आउटपुट कह रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे। और जो फंक्शन है ना वो राइट। लेबल होता है कई सारे पैरामीटर्स से। ठीक है, हम्म। हम्म। अब जब न्यूरल नेटवर्क्स को आप स्टडी करते हो तो उसको ना इन पैरामीटर्स को हम तीन तरीकों में तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। एक कैटेगरी जो है उसको मैं कह रहा हूँ डब्ल्यूज, फिर बीज और एच। डब्ल्यूज जो है उनको हम कहते हैं वेट्स, बीज जो हम्म। है इनको हम कहते हैं बायसेस, और एच जो है इनको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। इनके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे जाके। सही। तो अगर आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जब आप राइट फंक्शन फाइंड कर रहे हो ना, तो आपने ये फाइंड करना है कि जो डब्ल्यूज बीज और एच हैं वो क्या हैं।
अगर आप ये पता कर सको कि करेक्ट डब्ल्यू बी और एज क्या हैं एक इनपुट और आउटपुट पेयर के लिए, तो इसका मतलब है कि आपने फंक्शन सही फाइंड कर लिया है। सही। अब एक टिपिकल न्यूरल नेटवर्क जो है वो इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ है कि एक इनपुट लेयर है। ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हुए हैं इनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है। फिर ये हम्म। जो बीच में हम्म। कनेक्शंस हैं इनको हम कनेक्शंस भी कह सकते हैं, एजेस भी कहते हैं इसको। और ये जो एक एक ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं इनपुट लेयर। और यहाँ पे आउटपुट है। और बीच में कुछ लेयर्स हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं हिडन लेयर। हम्म। अब इस एग्जांपल के हम्म। अंदर मैंने सिर्फ एक हिडन लेयर दिखाई हुई है, लेकिन बहुत सारी हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं। आई मीन कुछ। सही। अच्छा, एक जी जी। एक सवाल, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। न्यूरल नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क क्यों कहते हैं? इसका आई मीन एक रीज़न तो ये है कि ये इसकी जो मोटिवेशन है इट कम्स फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन। कि राइट, जिस राइट, तरह राइट, राइट। दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हम्म। होते हैं ना, उसी तरीके से हम्म। लोग ये करते हैं कि ये जो इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, लेकिन होगा सिर्फ यहाँ पे ये कि ये सिर्फ एक नंबर को स्टोर करते हैं, दैट्स इट। लेकिन इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये जो कनेक्शंस हैं आप इनको कैसे समझ सकते हो कि ये एक तरह से न्यूरल कनेक्शन जिस तरह दिमाग के अंदर होते हैं। तो ये जो राइट, सारा राइट, राइट। आर्किटेक्चर है ना, इसकी मोटिवेशन जो है वो दिमाग से आती है। राइट। सही, तो सही, इसलिए इसको सही। न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। राइट। हम्म। अच्छा, ये ठीक। जो न्यूरल नेटवर्क है यहाँ पे सिर्फ एक हिडन हिडन लेयर है जैसा कि मैं कह रहा था। लेकिन हम्म। और भी हिडन लेयर्स लोग डालते हैं कई दफ़ा। दो हिडन लेयर्स भी हम्म। हो सकती हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब मैं इस एग्जांपल को यूज़ करूंगा ये समझाने के लिए ये न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड रखी हैं चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही आपके पास सिर्फ तीन न्यूरॉन्स हों इनपुट लेयर के अंदर, बहुत सारे हो सकते हैं। हम्म। और ये भी हम्म। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक सिंगल न्यूरॉन हो आउटपुट लेयर के अंदर, बहुत सारे आउटपुट न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं आउटपुट लेयर के सही। अंदर। ओके। हम्म। सो अब यहाँ पे होगा ये कि आपके पास यहाँ पे इनपुट आएगा। ठीक है। और ये जो हम्म। जितने भी उसके बाद इनपुट लेयर के बाद जितने भी न्यूरॉन्स है ना यहाँ पे, ये इन सब के पास ना एक नंबर होता है इनके साथ एसोसिएटेड, उनको हम कहते हैं बायस। अभी जो हम्म। लेबल्स हैं ये लेबल्स मैंने कैसे दिए हुए हैं। ये जो ऊपर का नंबर है ना 2, इसका मतलब है कि ये सेकंड लेयर के अंदर है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पूरी लेयर के अंदर हर जगह जो ऊपर ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है ये 2 है। ठीक है। हम्म। और ये जो नीचे नंबर है 1 2 3 4 5, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सा न्यूरॉन है सेकंड लेयर के अंदर। राइट, राइट। तो अच्छा, मतलब इसी ये जो तरीके इनपुट पे जो आपने तीन न्यूरॉन दिखाए हैं, ये पहली लेयर है। ये पहली और लेयर है, ये जो इनपुट लेयर है। हम्म। B1 B2 जो है, ये दूसरी लेयर में। ये ये यस। ठीक। और हर न्यूरॉन जो है यहाँ पे उसमें उसके लिए एक नंबर है, इसको कहते हैं बायस। नंबर, राइट। ठीक है। राइट, अच्छा, राइट। यहाँ पे ना मेरे से एक टाइपो हो गया, ये मैं सही करवाना चाहूँगा। तो मैं बताता हूँ कि टाइपो क्या है। अच्छा, ये जो एजेस है ना जितनी भी, अब मैं सब एजेस के लिए नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारी हैं, लेकिन जितने भी राइट। एजेस हैं या फिर कनेक्शंस हैं उनके साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, इसको कहते हैं वेट। ठीक है। अब ये जो ऊपर नंबर है ये जो 2 है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब ये है कि ये किस लेयर पे जा रहा है, यानी कि सेकंड लेयर पे जा रहा है ना ये वाला एज, सही। तो इसको हम कहते हैं 2। अब ये जो 3 5 है ना, इसको ना 5 3 होना चाहिए, ये मेरे से गलती हो गई है। 5 3 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है कि किस न्यूरॉन पे जा रहा है, और 3 का मतलब है किस न्यूरॉन से आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये पहली लेयर के अंदर थर्ड न्यूरॉन है जहाँ से ये आ रहा है, और दूसरी लेयर में ये पांचवा न्यूरॉन है जहाँ पे ये जा रहा है। तो ये 5 3 है, ये उल्टा है। उल्टा क्यों है मैं बताता हूँ सही, कि ये बाद सही। में बताऊंगा मैं कि मैंने 3 5 की जगह 5 3 क्यों कहना चाह रहा हूँ उसको। उससे मैथ आसान हो जाती है, सिर्फ ये रीज़न है। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है ये पांचवें न्यूरॉन से आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूरॉन है तो ये पहले न्यूरॉन पे जा रहा है, तो ये 1 5 होना चाहिए, यानी कि पहले पे जा रहा है, पांचवें से आ हम्म। रहा है। ये मैंने फिर हम्म। कहूंगा ये टाइपो है, ये 5 1 सही, 1 5 होना चाहिए। और आप सही। देख सकते हो कि ये जो ऊपर मैंने ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है ये 3 है, और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि किस लेयर पे जा रहा है, तो ये थर्ड लेयर है, तो थर्ड लेयर पे जा रहा है। इसी तरीके सही। से ये जो आउटपुट है इसके अंदर एक ही न्यूरॉन है सिर्फ, तो ये यहाँ नीचे एक ही नंबर आएगा। और जो ब्रैकेट है ऊपर उसमें ये बताया हुआ है कि कौन सी लेयर है, तो थर्ड लेयर है, तो 3। हम्म। तो ये आप हम्म। देख सकते हो कि वेट्स और बायसेस जो हैं वो सिर्फ एसोसिएटेड हैं न्यूरॉन्स के साथ और एजेस के साथ। तो हम्म। न्यूरॉन्स के अपने वेट्स होते हैं, और जो एजेस हैं या कनेक्शंस हैं उनके वेट्स होते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये मैंने पीछे जो आपको बताया था ना कि ये आप इनको डिवाइड कर सकते हो वेट्स और बायसेस के अंदर, तो वेट्स और बायसेस का राइट। मतलब क्या है वो मैंने बता दिया। एज क्या है वो मैं हम्म। बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो उसकी उसकी बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक। ओके। तो होता ये है, स्ट्रक्चर ये है न्यूरल नेटवर्क का, कि इनपुट आप यहाँ से नंबर दोगे कुछ, और फिर उन नंबर से ये डिटरमिन होगा कि यहाँ पे क्या नंबर्स आएंगे, और फिर उससे डिटरमिन होगा कि यहाँ पे क्या नंबर्स आएंगे, और वो मैं बताऊंगा आपके कैसे होता है ये डिटरमिन। और फिर एंड में आपके सही। पास एक आउटपुट आएगा। अच्छा। हम्म।
अब सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स हैं, तो ये हमारे इनपुट्स हैं। अब एक्स जो है उसका मतलब है कि जो नंबर्स इनपुट्स हैं हमारे। अगेन जो हम्म, ऊपर नंबर है ब्रैकेट के अंदर, वो ये बता रहा है कि कौन सी लेयर के अंदर है हम। तो ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट सही। लेयर के अंदर है। और जो नीचे नंबर है वो ये बता रहा है कि कौन सा न्यूरॉन है, 1 2 या 3। अब यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया, ये पहले 3 5 था ना, मैंने ठीक कर दिया 5 3। और ये अभी भी प्रॉब्लम है नहीं, एक मिनट, हाँ हाँ, ये भी ठीक है। ओके। अब ये जो नंबर्स है ना सेकंड लेयर के अंदर, वो इससे डिटरमिन होते हैं कि इनपुट क्या है आपका। अब हम्म, ये कैसे डिटरमिन होते हैं? तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ना एक एक ये जो एक एक न्यूरॉन है ना, इसको अलग करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे डिटरमिन होते हैं। सबका तरीका वैसे सेम ही है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि ये हम्म, होते कैसे हैं। तो सपोज करो कि सही। आपके पास यहाँ पे इनपुट है और आपको नहीं पता कि अभी यहाँ पे नंबर्स क्या आने वाले हैं। तो इन नंबर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, वो मैं अब इस पहले वाले को आइसोलेट करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आता है ये नंबर। तो अब अगर आप पहले वाले को आइसोलेट कर लें, तो अब मैंने जैसे कि बताया था आपको कि हर कनेक्शन के साथ वेट्स होते हैं एसोसिएटेड। तो पहले वाला जो था, ये वाला, इसको अगर मैं अलग कर लूँ, तो उसके साथ 3 वेट्स हैं, 1 2 और 3। और जैसे कि हम्म, मैंने कहा था कि ऊपर जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर, वो ये दिखाता है कि कौन सी लेयर पे जा रहे हो आप, सेकंड लेयर। और नीचे वाली जो 2 नंबर्स हैं, वो ये दिखाता है कि कहाँ पे जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर ये जो 1 2 है, इसका मतलब है कि आप 1 पे जा रहे हो और 2 से आ रहे हो। तो ये सिर्फ लेबल्स हैं हम्म, इस तरह के। अब सही। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? ये जो नंबर है यहाँ पे, ये जो सेकंड लेयर के अंदर नंबर है, ये कैसे आता है? तो x1 2, तो ये सिर्फ ऐसे आता है कि जितने भी वेट्स हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो इन नंबर्स के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करो इनपुट के साथ और उनको ऐड कर दो फिर। यानी कि हम्म, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, प्लस इसको राइट, मल्टीप्लाई करो इसके साथ। और एंड राइट। पे जो ये वाला जो यानी कि जो डिटर्मिन करना चाह रहे हो ना नंबर, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके साथ ना एक बायस होता है, ये, हम्म, राइट। हम्म, तो जहां पे आप नंबर डिटरमिन करना चाह रहे हो, उसका बायस ऐड करना है अपने एंड पे, ठीक है। सही। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके बाद आपको एक अच्छा, ये नंबर जो है, इनकी कोई रेंज भी होती है कि मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम नहीं है, कितना हो सकता रेंज है? की कोई नहीं है अच्छा। एक्चुअली। इससे डिटरमिन होता है कि आप आपका इनपुट जो है उसकी नेचर क्या है, लेकिन रेंज ऐसी कोई नहीं है। बस ये अच्छा। है कि रियल नंबर्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स राइट, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसके लिए। राइट, राइट। लेकिन नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रियल होने चाहिए। हम्म, तो हमने ये किया कि एक जो सेकंड लेयर का न्यूरॉन है, उसके साथ जितने भी एजेस हैं, उनके वेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया उनके इनपुट्स के साथ, और ऐड कर दिया इस न्यूरॉन का बायस, ठीक है। सही, तो ये हमारे सही। पास ये आंसर आएगा। लेकिन ये जो एफ है, ये क्या है? अब ये जो नंबर है ना, इसको कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो होता हम्म, ये है कि आपको इस सारे आंसर को ना इस फंक्शन के अंदर रखना पड़ता है। अब इस फंक्शन के लिए डिफरेंट चॉइसेस हैं लोगों की, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर किसी को शौक है, तो एक उसको कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन या रेल्यू फंक्शन, ये डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो होता ये है कि आप इस सारे इन आउटपुट को रखते हो इस फंक्शन के अंदर, और वो दरअसल आपका ये नया नंबर है। तो नया नंबर ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन सही, ये सही। मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारा, इसको ना आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन में लिख सकते हो इस तरह से, अगर आपको ये नोटेशन समझ आती है। और यहाँ राइट, पे आप देख राइट। सकते हो कि ये कितना कन्वीनियंट है कि ये जो ये नंबर्स हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि ये 2 2 ये सेम है, 3 3 ये सेम है, और 1 1 ये सेम है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह दिखता है कुछ हद तक। और राइट, इसलिए राइट, मैंने ना राइट। ये वेट्स ऐसे लिए थे कि ये जो जहाँ पे जा रहा है वो पहले आए। क्योंकि अगर आप जहाँ जहाँ से आ रहा है वो पहले पहले आता ना, तो फिर ये ना होता। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैथ आसान हो सही। जाती है उससे। ओके। तो अ, एक नंबर जो है वो इस तरह से डिटरमिन होता है। अब अगर मैं दूसरा न्यूरॉन लूँ, ये वाला, राइट, उसकी भी कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसी है। तो अगर मैं इसको आइसोलेट कर लूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसके साथ जितने सही। वेट्स हैं उनको लो, मल्टीप्लाई करो इनपुट्स के साथ, और इसका अपना अलग एक बायस होगा, उसको ऐड करो और उस फंक्शन में रख दो, सिंपल। फिर तीसरा, उसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, तीनों वेट्स मल्टीप्लाई, ऐड करो बायस और फंक्शन में रख दो, ठीक है। तो ये तरीका है एक नई जो नेक्स्ट लेयर में नंबर आ रहे हैं उनको डिटरमिन करने का। सिर्फ सही, मैट्रिक्स सही। मल्टीप्लिकेशन और ऐड करना है एक नंबर, दैट्स इट। तो अब अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास यहाँ पे सारे नंबर्स आ गए हैं, अब ये जो आउटपुट लेयर है, इसके अंदर नंबर कैसे लाना है, तो वो भी सेम तरीका है बिल्कुल। तो अगर वो मैं यहाँ पे दिखाने लगा हूँ, ये सेकंड लेयर है और ये आउटपुट लेयर है। तो बिल्कुल सेम तरीका, आप तमाम वेट्स को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास जो नंबर्स यहाँ पे हैं, और फिर ये जो आउटपुट है उसका बायस ऐड करो, राइट। सही। और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। तो जो स्ट्रक्चर है ना इस सब का, वो इस तरह है कि अगर आपको आई प्लस फर्स्ट लेयर में जाना है,
तो उसके लिए आपको आई प्लस फर्स्ट लेयर के जो वेट्स हैं वो चाहिए, जो पिछली लेयर है उसके इनपुट्स चाहिए, और जो आई प्लस फर्स्ट लेयर है उसके बायसेस चाहिए। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है। हम्म, अब ये जो एक्स है वो ये है कि अगर आप ये सेकंड लेयर लो और इनके सबके नंबर्स को एक वेक्टर में लिख दो तो इसको हम स्टेट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक हम्म, है। तो स्टेट वेक्टर ऑफ ith लेयर, इसको एक्टिवेशन वेक्टर भी कहते हैं कुछ, लेकिन इतनी यूज़ नहीं होती है टर्मिनोलॉजी। और फिर सही। बी जो है मैंने जैसे कि बताया कि वो बायस है, एफ को मैंने कहा था एक्टिवेशन फंक्शन है, वेट्स मैंने बताया हैं कि ये डब्ल्यू है, और ये मैंने बताया था कि एम, इसका मतलब होता है कि एमथ न्यूरॉन पे जा रहा है और nth न्यूरॉन से आ रहा है। Yep. राइट। तो ये मैंने पहले सारी एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें। तो स्ट्रक्चर इस सही। तरह का होता है। तो इस तरह आप लेयर्स को कैलकुलेट करते हो कि एक इनपुट लेयर से अगली लेयर कैसे डिटरमिन होगी, फिर उससे अगर आपके पास और भी लेयर्स हैं तो सेम स्ट्रक्चर है उसके लिए। सही। अच्छा, तो आपने सारी लेयर्स डिटरमिन कर ली तो आपको ये पता है कि एक इनपुट से आउटपुट कैसे आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने कहा था कि हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, तो क्या वो आउटपुट आ रहा है जो हमें चाहिए, जो हम डिजायर करते हैं? हम्म। तो उसके लिए अब देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो आउटपुट है हमारी एग्जांपल में, उसको मैंने x13 कहा था। तो कुछ दफ़ा ना राइट। लोग आउटपुट को y कहते हैं, तो मैं y यूज़ कर रहा हूँ। तो आउटपुट इन अवर एग्जांपल इज जस्ट y। अब डिफरेंट तरह की लर्निंग होती है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग की। वैसे और भी तरह की लर्निंग होती है, जैसे कि जिसको कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट, या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग जो है उसमें ये होता है कि आप ना फीडबैक देते हो एक तरीके से। यानी कि सपोज करो कि आप अगर कुछ स्टडी करना चाह रहे हो और आप किसी मेंटर के अंदर स्टडी कर रहे हो, तो वो मेंटर जो है वो आपकी लर्निंग के ऊपर फीडबैक दे सकता है आपको कि आपने जो आप जो लर्न कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम फीडबैक देना एआई को कि जो तुमने आउटपुट्स दिए हैं वो कितने अच्छे हैं, तो इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इन सुपरवाइज लर्निंग इनपुट्स कम विद लेबल्स, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी इनपुट है ना, तो उसका उसके साथ एक लेबल भी होता है। उसका मतलब ये होता है कि इसका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो क्या है। लेबल का मतलब ये है कि जो डिजायर्ड आउटपुट है वो क्या है। अब न्यूरल नेटवर्क जो आउटपुट दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि लेबल हो। अगर वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है तो फिर हमें वो नहीं चाहिए, राइट। तो हमारा गोल ये है कि जो डिफरेंस है ना आउटपुट और लेबल के बीच में, उसको मिनिमाइज करना है। यानी कि जितना करीब जा सकते हो आप डिजायर्ड आउटपुट के, उतना करीब जाओ। तो ये टोटल गोल है सुपरवाइज लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स का। तो अभी ये गोल पहले अचीव। जो आपने एग्जांपल दी थी कि अगर सपोज हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं और हम वो क्लासिफाई करना चाह रहे हैं कि वो कुत्ता है या बिल्ली है, राइट। या तो पहले हम उसको तस्वीरें दिखाएंगे बिल्ली की, उस पर लिखा होगा ये बिल्ली है। या बहुत सारी तस्वीरें दिखाएंगे, राइट। जितना कुत्ते की तस्वीरें दिखाएंगे वो कहेंगे कि वो ये कुत्ता है, राइट। यस, और फिर वो देखेंगे उसका आउटपुट जो है वो कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। हालांकि ये एग्जांपल जो है ना इसकी, ये थोड़ी सी जो मैं जिस बात करूंगा ना आगे, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ दो दो आंसर्स हैं। तो ये इसका राइट। क्या मतलब है कि आप जितना करीब हो कुत्ते के उतना करीब जाओ, क्योंकि दो ही आंसर्स हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं 1,000 तस्वीरें दिखाऊं ना, और उसमें से 50% तस्वीरें जो हैं वो कुत्ते की और 50% तस्वीरें जो हैं वो बिल्ली की हों, तो जो न्यूरल नेटवर्क जो क्लासिफिकेशन करेगा वो भी ऐसी ही होनी चाहिए, और सही पिक्चर्स पे सही राइट। आंसर आना चाहिए सही जितना पिक्चर, करीब जा सको। एग्जैक्टली। इस तरह आप कर सकते हो। राइट। एक और राइट। एग्जांपल अभी ले सकते हो कि अगर मैं एनालॉग क्लॉक दिखाऊं, जो यानी कि जो सुइयों वाली घड़ी नहीं होती, वो दिखाऊं न्यूरल नेटवर्क को, और मैं उसको कहूँ कि बताओ टाइम क्या है, तो अगर वो जितना करीब जा सके सही टाइम के, तो फिर वो एक तरह से एग्जांपल हो सकती है। ओके। तो अब ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि गोल ये है कि मिनिमाइज करना डिफरेंस को आउटपुट और लेबल के बीच में। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये इसका एक तरीका है करने का, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो उसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे आपके पास जब ट्रेन करते हो आप न्यूरल नेटवर्क्स को, तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी अभी के, आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हो सकती हैं कुत्ते और बिल्लियों की, और आप ये कह सकते हो कि न्यूरल नेटवर्क को बताओ कि मैं तुम्हें 1,00,000 तस्वीरें दिखाऊंगा, ठीक है, और कुत्ते की होंगी या बिल्ली की होंगी, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि ये कुत्ते की है या बिल्ली की है। तो इस उस 1,00,000 तस्वीरों को दिखाने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ट्रेनिंग, या हम ट्रेन कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क को। तो सही। इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैंने तो 1,00,000 कहा है, कई दफ़ा मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स होती हैं। तो मैंने ये कहा है कि जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, सपोज करो पी हैं, पी कुछ भी नंबर हो सकता है। हम्म। तो अब इनमें से कोई एक अगर आप ट्रेनिंग एग्जांपल लो, उसको मैं लेबल दे दूं लोअर केस पी, ये वैसे आई थिंक बेस्ट नोटेशन नहीं है ये, ये कैपिटल पी है, ये लोअर केस पी है, यानी कि छोटी छोटी एबीसी और ये बड़ी एबीसी है। सही। तो द आउटपुट जो है ना पीएथ ट्रेनिंग एग्जांपल का, उसको मैं कह देता हूँ वाई पी, और जो उसका लेबल है उसको कह देता हूँ एल पी। ठीक है। हम्म। अब हम्म। इसका क्या मतलब है कि आपने जितना करीब जा सकते हो लेबल के, उतना करीब जाना है।
तो उसके लिए ना एक हम्म तरीका ये है कि आप ना एक फंक्शन डिफाइन करते हो जिसको कहते हैं लॉस फंक्शन। अब आप देख हम्म सकते हो कि लॉस फंक्शन जो है वो उसके अंदर ना डिफरेंस आ रहा है आउटपुट का और लेबल का। और आप चाहते हम्म। हो कि जब मैंने ये किया हुआ है कि मैंने तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर एवरेज किया हुआ है इसको, यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो राइट। पी है ये 1 to P जा रहा है। यानी कि मैंने सम किया है तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर, फिर डिवाइड कर दिया जितनी हम्म। ट्रेनिंग एग्जांपल्स है, तो एक तरह से मैं ये जो सही। स्क्वायर्ड डिफरेंस है ना, इसको हम्म। एवरेज कर रहा हूँ तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर। मतलब ये अब वाई जो है ये डिजायर्ड आउटपुट है, राइट? नहीं, एल डिजायर्ड आउटपुट है, वाई अच्छा, जो है एल वो डिजायर्ड एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट है, यस। आई सी। ओके ओके ओके। राइट, सो गॉट इट। आउटपुट जो है वो वाई है और एल जो है, जैसे कि मैंने पीछे कहा था कि वो लेबल है। तो लेबल जो है हम्म। डिजायर्ड आउटपुट है, वाई जो है वो आई एक्चुअल सी। आउटपुट है। तो हम चाहते हैं कि हम डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के दरमियान डिफरेंस को कम से कम करें। तो आपने सही। एक फंक्शन डिफाइन किया जो जिसमें डिफरेंस है लिटरली, और अगर सपोज करो कि हर आउटपुट जो आ रहा है न्यूरल नेटवर्क का वो एग्जैक्टली वही है जो डिजायर्ड आउटपुट है, तो ऑफ कोर्स ये लॉस हम्म फंक्शन जीरो है। ठीक है। हम्म तो हम्म। लेकिन जीरो तो कभी नहीं होता वैसे इन प्रैक्टिस के अंदर, लेकिन थियोरेटिकली ये जीरो तब होगा जब आपका जितने भी आउटपुट्स हैं वो सारे के सारे डिजायर्ड आउटपुट्स हों। सही। तो सही। लेकिन जीरो तो नहीं होता, लेकिन जितना करीब जा सकते हो जीरो के उतना करीब जाने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। हमने क्या करना है कि न्यूरल नेटवर्क ने ये करना है कि हमने मिनिमाइज करना है लॉस फंक्शन को। आप हम्म। देख सकते हो कि चूंकि मैंने स्क्वायर लिया हुआ है, उसका रीज़न ये है कि ये लॉस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। राइट। तो स्क्वायर लेने की अच्छा, वजह से सही। ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो सही। मिनिमाइज करने का मतलब है कि जीरो के जितना करीब जा सकते हो जाओ। ओके। हम्म। सो इसका तरीका जो है उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो अब आप करते क्या है कि हम हमारे अच्छा, पास एक एक और जी 1/P जो है वो इसको सिर्फ नॉर्मलाइज करने के लिए या नॉर्मलाइज करने की वैल्यू जो है वो 0 और 1 यस के दरमियान रहे, राइट? ये या नहीं, 0 और 1 के दरमियान हमेशा नहीं रहेगी, ये सिर्फ एवरेज है। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं पता हाँ। कि ये जो डिफरेंस है ये कितना बड़ा है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा भी हो सकता है। ओह, आई सी आई सी आई सी। राइट। राइट तो राइट राइट लेकिन ये है राइट कि राइट। आप ये कह सकते हो कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स बढ़ा दोगे अगर, तो उससे ये लॉस फंक्शन जो है वो बढ़ नहीं जाएगा। राइट, क्योंकि मैंने एवरेज किया हुआ है। राइट राइट। राइट। मतलब अगर आप मिलियंस में कर रहे हो तो तब भी वो यस। जो लॉस फंक्शन की रेंज है वो वो हाँ, लिमिटेड ही रहेगी। एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स बढ़ाने की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी राइट राइट यानी कि राइट ये राइट। डिजायरेबल सही फीचर है सही थोड़ा सा, सही इसलिए सही ओके। सही। सो अब हमने ये करना है कि हमने ये जो लॉस फंक्शन है इसको मिनिमाइज करना है। तो हम्म। उसके लिए हम ये करेंगे कि अच्छा, क्वेश्चन ये पैदा हो सकता है कि ओके तो हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक फंक्शन जो है उसको उसके ऊपर लेबल्स, मैं पीछे जाऊँगा, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा मुझे, या तो मैंने कहा था कि सही फंक्शन चूज़ करने का मतलब है कि आप सही वेट्स और बायसेस चूज़ करो। ठीक है। एज को छोड़ दो अभी सही। कि एज क्या है, वेट्स और बायसेस आपने सही चूज़ करने हैं। तो इसका मतलब है कि कि जो लॉस फंक्शन है उसको मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि आप वो वेट्स और बायसेस चूज़ करो जिससे ये जो लॉस फंक्शन है ना ये कम से कम हो जाए। अब वेट्स और बायसेस सिर्फ नंबर्स हैं, कुछ भी नहीं है। राइट। तो आप कैसे, आपको कैसे पता लगेगा कि आप कौन से वेट्स और बायसेस चूज़ करोगे कि ये लॉस फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इस सही। का करने का तरीका ये है, काफ़ी आगे आना पड़ेगा मुझे, हाँ, कि आप स्टार्ट करो रैंडम वेट्स और बायसेस से, या बिगिन विद रैंडम वेट्स एंड बायसेस, कुछ भी ले लो। ठीक है। फिर हम अपडेट करेंगे अपने वेट्स और बायसेस को इस तरह से, अब मैं बताऊंगा कैसे अपडेट करने, लेकिन जो उसकी बिग पिक्चर है वो ये है कि आप अपडेट करो वेट्स और बायसेस को इस तरह से कि जो लॉस फंक्शन है वो कम हो। ठीक है। और आप ये करते रहो अनटिल के लॉस फंक्शन जो है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है। तो ये जो करने का तरीका है इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, और इसके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है ना जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है उसकी बात करेंगे सही। यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये जो जो मिनिमम है ये हम डिफाइन करते हैं कि क्या मिनिमम एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये बात ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ना, उसका मिनिमम एग्जिस्ट, अगर तो उसका मिनिमम है तो वो मिनिमम एग्जिस्ट करता है, उसको हाँ, ऐसी फाइंड ऐसी। करने अच्छा का तरीका जो है अच्छा। वो डिफरेंट हो ठीक सकता है। ठीक अब ठीक तो हो ठीक सकता है ठीक कि ठीक। आपका जो तरीका है वो आपको एग्जैक्ट मिनिमम पे कभी ना लेके जाए, ये होता है। ठीक है। लेकिन आप हम्म। जितना करीब जा सकते हो मिनिमम के वो उतना जाओ। क्योंकि वो लेकिन इक्वेशन में डिफरेंस है ना, तो मिनिमम तो ज़ाहिर 0 होगा, राइट? हमेशा नहीं होता ऐसे। नहीं, अच्छा। मिनिमम आई थिंक, एक मिनट, मिनिमम ना, मिनिमम जीरो मुश्किल से होता है, कभी जीरो नहीं। क्योंकि कभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो एग्जैक्टली कभी भी नहीं आ सकेगा।
तो मिनिमम रेयरली कभी जीरो होता है। लेकिन आप वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मिनिमम कितना छोटा रखना है, बिकॉज वो हमारे ऊपर डिपेंड, वो हम पे डिपेंड नहीं करता कि मिनिमम कितना जीरो हम्म कितना रखना है। आप ये हम्म कह सकते हो कि मिनिमम के कितना करीब जाना है हमने, उसका थ्रेशोल्ड आप डिटरमिन कर सकते हो। आई सी आई सी। और उसका थ्रेशोल्ड इससे होता है कि आपके पास कंप्यूटिंग पावर कितनी है वगैरह वगैरह। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मतलब है कि मिनिमम जो है वो डिटर्मिनिस्टिकली डिफाइंड है, राइट? हाँ। हम उसके कितना करीब जाना चाहते हैं, दैट इज आवर यस। या डिफाइंड गोल। अगर आपके पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है और आपको नहीं पता कि उसका मिनिमम क्या है, लेकिन आपको इतना पता है कि मिनिमम उसका है कहीं पे, तो उसका हम्म मिनिमम जो है वो तो है, वो हम ये नहीं कह सकते कि मिनिमम उसका है नहीं, क्योंकि अगर हम्म है तो वो है, वो हम्म। अलग बात है कि हम उसको फाइंड कर सकते हैं यानी। तो सही उसके सही। जितना करीब जा सकते हो आप जाओ, बस ये कर सकते हो आप। राइट। ओके। अच्छा, ट्रेनिंग में फिर ये होगा कि अगर मिनिमम से डिविएशन ज्यादा हो रही है तो फिर वो ट्रेनिंग एल्गोरिदम खुद ब खुद उसको हाँ। वापस मिनिमम की तरफ लाने की कोशिश यस यस, करेगा। तो या ट्रेनिंग आपका एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन का कि हम्म। जितना करीब जा सकते हो आप मिनिमम की, जो अगर आप मिनिमम से दूर राइट जा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है ऑफ कोर्स। राइट राइट ओके। राइट राइट। सो ठीक। अब मैं एक चीज़ रिव्यू करूंगा जो कि मैथ्स का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलकुलस से, कि आप हम्म मिनिमम फाइंड कैसे करते हो फंक्शंस के। तो सपोज करो कि आपके पास हम्म। एक फंक्शन है जो कि कई सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। अब ये जो एक्स एंड एन का मतलब इनपुट्स नहीं है, ये कोई रैंडम फंक्शन है। राइट। तो आपके पास कोई फंक्शन है और आप चाहते हो कि आप इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। और आप सपोज हम्म करो कि आपको पता है कि सिर्फ एक मिनिमम है और कोई एक्सट्रीमा नहीं है। एक्सट्रीमा का मतलब होता है अब मिनिमम मैक्सिमम, इन दोनों को मिला के हम एक्सट्रीमम कहते हैं, ठीक है। हम्म अगर और हमें अगर सपोज करें ये पता है कि एक मिनिमम है इस फंक्शन का और कोई मैक्सिमम नहीं है, सिर्फ एक मिनिमम है, हम्म तो आप फाइंड कैसे हम्म करते हो उस मिनिमम को। तो बहुत हम्म। बेसिक, ये बहुत वेल नोन चीज़ है, जिसने भी कैलकुलस पढ़ी है उसको पता होगा ये, कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो तमाम, यू नो ये जो एल वो हैं, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जो एक्सेस है ना सारे, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं फंक्शन के। तो तमाम हम्म आर्ग्यूमेंट्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लो इस फंक्शन का और उनको जीरो पुट कर दो। और इसकी हम्म। इंट्यूशन बहुत सिंपल है। सपोज करो कि आपका एक फंक्शन है और वो मैक्सिमम हो जाता है या फिर मिनिमम हो जाता है, तो आप देख सकते हो कि उसका जो स्लोप है वहाँ पे वो जीरो हो जाती है। तो जो राइट। डेरिवेटिव है वो सिर्फ स्लोप को मेजर करता है। और मिनिमम का मतलब है कि हम्म आप जिस डायरेक्शन में मर्जी चले जाओ, स्लोप जो है वो जीरो होगी, राइट। हम्म। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसको जीरो पुट कर रहे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि फॉर सही। जे इक्वल्स 1 to n, इसका मतलब है, सॉरी आई थिंक ये कैपिटल एन नहीं होना चाहिए, स्मॉल एन होना चाहिए, ये गलती है यहाँ पे। यप यप। सो राइट। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, यहाँ पे भी स्मॉल ही है वैसे। ओके। हम्म सो तो तमाम आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट आप डेरिवेटिव लो और उनको जीरो पुट कर दो। और इन इक्वेशन हम्म पर आपको इससे कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, अब उनको सॉल्व कर लो और उससे आपको एक्स कुछ वैल्यूज मिलेंगी एक्स की। तो वो जो आपको वैल्यूज मिलेंगे ना एक्स की, वो बताएगा कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपके पास मिनिमम है फंक्शन का। हम्म तो बेसिक स्ट्रेटजी जो है हम्म। वो सिर्फ ये है। आई थिंक ये सारे जो कैपिटल है ना स्मॉल एन होने चाहिए। सो राइट। जो जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना किसी फंक्शन को के मिनिमम को फाइंड करने का, वो सिंपल है कि आप उसका डेरिवेटिव लो तमाम आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट और या के रिस्पेक्ट, और उसको जीरो पुट कर दो, सिंपल। हम्म। आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है किसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स के के लिए। तो कैसे करोगे आप वो? सही। तो जो पिक्चर है यहाँ पे वो ये है कि सपोज करो कि आपके पास एक फंक्शन है, ये जो सरफेस है ना ये दरअसल ये दिखा रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो जो भी यप। फंक्शन इस सरफेस की हाइट है ना, वो ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम्म। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम है फंक्शन का, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। तो ये वो नहीं है जो मैं कह रहा था पीछे कि एक ही मिनिमम है सिर्फ, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का भी फंक्शन हो तो ये तब भी काम करता है वैसे। जो मैं आर्गुमेंट बताने लगा, एल्गोरिथम बताने लगा हूँ आपको हम्म आगे। तो हम्म। सपोज करो कि आपने रैंडम पॉइंट से स्टार्ट किया यहाँ पे। या। तो यप। आपने करना ये है, और सपोज करो कि ये जो है ना नीचे ये वेट्स और बायसेस हैं, तो आपने रैंडम वेट्स और बायसेस स्टार्ट किया है। तो आपने करना ये है कि आपने ना किसी तरीके से मिनिमम की तरफ आना है। तो ये एल्गोरिदम है हम्म। कि आपने मिनिमम की तरफ कैसे आ सकते हो। तो हम्म। इसको करने का जो तरीका है ना, वो ऑप्टिमाइजेशन है। राइट। Okay? हमने क्या करना है कि हमने वो वेट्स और बायसेस फाइंड करने हैं जिससे ये जो एल है ना, एल लॉस फंक्शन था, कि जिस पे हम्म लॉस फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बायसेस। हम्म। अब अगर आप पीछे जाओ और लॉस फंक्शन की जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी उसको देखो दोबारा, तो आप देख सकते हो कि जो एक ही चीज़ है सिर्फ इस लॉस फंक्शन के अंदर जो कि वेट्स और बायसेस पे डिपेंड करती है, और वो है आउटपुट। जो एल है वो यस। तो हम लेबल साथ आया था इनपुट के, जो पी है राइट वो भी हमने राइट। खुद डिटरमिन किया था। तो जो वाई है यानी कि जो आउटपुट है वो डिटरमिन करता है, सॉरी वो डिपेंड करता है वेट्स और बायसेस के ऊपर, और कुछ भी नहीं डिपेंड करता।
तो अगर आपने एल का डेरिवेटिव लेना है ना विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बायसेस, तो आपको आप हम्म। देख रहे हो कि आपको ना वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स राइट। चेन रूल राइट। जो होता है कैलकुलस का वो भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके। हम्म। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि द ओनली थिंग दैट डिपेंड्स ऑन वेट्स एंड बायसेस इन एल इज वाई पी, सो वी नीड टू डिफरेंशिएट वाई पी। ओके। अब अगर मैं वाई की फॉर्म देखूँ, ये मैंने पी हटा दिया क्योंकि पी का मतलब था कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल कौन सी है, तो सपोज करो कोई भी ट्रेनिंग हम्म। एग्जाम्पल है, डजंट मैटर कौन सी है, तो मैंने पी हम्म। हटा दिया। हम्म। अब मैंने बताया था आपको कि हमारी एग्जांपल के अंदर सिर्फ 3 लेयर्स थी। तो वाई जो है वो थर्ड लेयर की जो वेट्स हैं और जो सेकंड लेयर की जो इनपुट्स हैं यप। उनमें यप। प्लस करना है। लेकिन जो सेकंड लेयर के जो नंबर्स थे वो डिपेंड करती हैं कि जो फर्स्ट लेयर के इनपुट्स थे वो कैसे थे। तो अगर आप ये सारा रख दो यहाँ पे, तो ये जो सारा वाई है ना, इसकी डिपेंडेंस आपको दिख जाती है इनपुट्स के ऊपर, वेट्स के ऊपर और बायसेस के ऊपर। वैसे ये जो ये राइट। बी है और ये बी है ना, ये भी बोल्ड होना चाहिए, ये मैंने बोल्ड नहीं किया हुआ, ये होना चाहिए बोल्ड। तो आप देख सकते हो कि जो y है, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बायसेस, तो जो वेट्स एंड बायसेस जो है वो ये आप देख सकते हो कि पहले एक फंक्शन है, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन है, और अगर आपके पास और लेयर्स होंगे तो फिर और भी फंक्शन आएंगे इसके अंदर। राइट। 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 तो जो सबसे आसान है ना डिफरेंशिएट करना वेट्स एंड बायसेस, वो है ये लास्ट वाले, क्योंकि यप। ये सिर्फ एक फंक्शन के अंदर है। यप। अगर यप। आपको ये W2 या B2 के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना पड़े तो आपको 2 दफ़ा जाना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, तो वो ज़्यादा मुश्किल है। 2 दफ़ा चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे आसान जो है वो है ये W3 और B3। तो W3 और B3 जो हैं ये दरअसल लास्ट जो लेयर है ना उसके वेट्स और बायसेस हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि द इजीएस्ट डेरिवेटिव्स टू टेक आर द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू B3 एंड W3, देन B2 एंड W2। ठीक है। यप। तो जब आप यप। डिफरेंशिएट करते हो ना आउटपुट को विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बायसेस, तो आप स्टार्ट करते हो लास्ट लेयर से, उसके बाद आप जाते हो उससे पिछली लेयर पे, फिर जाते हो उससे पिछली लेयर पे। इसको कहते हैं बैक प्रोपेगेशन। और ये जो फिर इसका प्राइज मिला था नोबेल प्राइज हिंटन को, जेफरी हिंटन को, वो दरअसल इसलिए मिला था कि ही केम अप सही। विद बैक सही। प्रोपेगेशन। और अब तो आप कह सकते हो कि जो हिंटन को प्राइज मिला हुआ है, जेफरी हिंटन को, वो चेन रूल के ऊपर मिला हुआ है सिर्फ। तो उसने सिर्फ चेन रूल इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग दिस बैक प्रोपेगेशन मेथड। तो उसका मतलब इसको बैक प्रोपेगेशन कहते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज आप स्टार्ट करते हो लास्ट लेयर से, क्योंकि सबसे आसान उनको डिफरेंशिएट, उनके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद राइट। पीछे जाते हो, और अगर और भी लेयर थे तो फिर और पीछे जाते हो और पीछे जाते हो एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब मैं उनका एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा ऑफ कोर्स, लेकिन आप समझ आ रही है आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही सही सही। सो अब आपके पास अगर ये सारे डेरिवेटिव्स हैं ना, तो अब आपके पास जो अपडेट करने का तरीका है ना वेट को, वो ये है कि जो नया वेट है उसमें आप ये करो कि पुराना वेट लो और उसमें से माइनस कर दो ये जो डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया है लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू यू नो वेट, और उसको मल्टीप्लाई करो किसी स्मॉल नंबर से। अभी जो स्मॉल नंबर है ना उसको हम कहते हैं लर्निंग रेट। तो वो ये बताता है कि आपने जो स्टेप्स, अगर मैं पीछे जाऊँ पिक्चर पे, ये वाली पिक्चर, तो सपोज सपोज करो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये जो मैंने यप। पाथ दिखाया हुआ है ना ये छोटे छोटे स्टेप से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब ये लर्निंग रेट मैंने बोला है, ये दरअसल ये डिटरमिन करता है कि आपका एक स्टेप कितना लंबा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लर्निंग रेट रखते हो तो आपका एक स्टेप बहुत लंबा हो जाएगा। राइट। 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 और अगर आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका स्टेप लंबा भी हो सकता है, इट्स फाइन। लेकिन सपोज करो कि आपका स्टेप जो है वो गलत डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो बहुत लंबा स्टेप देने का मतलब है कि आप दूर चले जाओगे। तो ये यप। डिपेंड करता है लर्निंग रेट के, आपकी एप्लीकेशन क्या है, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, और इस तरह की चीज़ें। तो अगर आपका लर्निंग रेट बहुत छोटा है तो आप आराम छोटे छोटे स्टेप्स लोगे। राइट। अब छोटे स्टेप लेने का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको बहुत दफ़ा ये करना पड़ेगा इससे पहले कि आप यहाँ पहुँचो, राइट। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। बड़े स्टेप्स लेने का फ़ायदा ये है कि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो कुछ स्टेप्स के अंदर ही पहुँच जाओगे आप यहाँ पे। ठीक है। तो इसको अल्फा को हम लर्निंग रेट कहते हैं, और ये ज़्यादा छोटा ही लेते हैं लेकिन बहुत छोटा नहीं। तो इस रूल को हम कहते हैं वेट अपडेट रूल, और इस तरह का एक रूल ऑफ कोर्स बायसेस के लिए भी है। बायसेस को भी आप ऐसे ही सही। अपडेट कर सकते हो बिल्कुल। अब सही। ये जो मेथड मैंने बताया ना वेट्स और बायसेस को अपडेट करने का, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। बिकॉज ये ग्रेडियंट डिसेंट जो है, आप पहले देख सकते हो कि आप डिसेंट कर रहे हो यानी कि नीचे जा रहे हो, और ये जो डिसेंट है ये डिटरमिन होता है इन डेरिवेटिव्स के साथ जिनको हम ग्रेडियंट्स कहते हैं। ठीक है। तो ग्रेडियंट से गाइड होता है ये डिसेंट, इसलिए इसको हम कहते हैं राइट। ग्रेडियंट डिसेंट। और ये सबसे राइट। बेसिक तरीका है। लेकिन जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, इट्स नॉट वेरी डिजायरेबल फॉर मैनी एप्लीकेशंस, बिकॉज हर बार आपको ये जो डेरिवेटिव सब कैलकुलेट करते हो ना, इसमें आपको अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, तो ये जो लॉस फंक्शन है इसमें आप देख सकते हो कि तमाम जो मैंने ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर सम किया हुआ है। राइट। उस करो राइट। कि अगर राइट। आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो आपको हर स्टेप के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर सम करना पड़ेगा।
उससे बहुत कंप्यूटिंग पावर जाती है। तो इट्स नॉट द मोस्ट डिजायरेबल मेथड। आई थिंक ये बहुत अच्छा मेथड है। आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स बिकॉज मतलब ब्रूट फोर्स मेथड है, राइट? आप ब्रूट फोर्स भी है, सारी लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन, कंप्यूटिंग पावर बहुत चाहिए, कंप्यूटिंग क्योंकि पावर आप बहुत चाहिए, राइट? आप सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के ऊपर सम कर रहे हो। तो राइट। अगर आपके पास मिलियंस या बिलियंस ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसके ऊपर। हम्म, हम्म। तो अच्छा, एक इसके सवाल, वो जी आई जी डोंट नो कि वो यू विल कम टू दैट और नॉट, कि अगर आप वो जो आपने ग्राफिक दिखाया था ना इस फंक्शन का, जी, उसमें देवर मल्टीपल मिनिमम्स, राइट? यस यस, आई एग्री। इसलिए मैंने कहा था कि तो ये वो नहीं है जो हाउ डू यू मैंने मेक कहा था। श्योर कि वो फॉल्स मिनिमम पे नहीं जाता? सो द थिंग इज दैट के ग्लोबल मिनिमम को डिटरमिन करना ना, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे, वो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये जो यस। मेथड है ना ये सिर्फ लोकल मिनिमम ये बता सकता है कि आप लोकली एक मिनिमम पे हो, लेकिन क्या वो ग्लोबल मिनिमम है, वी डोंट नो दैट। राइट, उसके लिए आप ये कर सकते हो राइट। कि आप क्योंकि अगर आप डिफरेंट रैंडम वैल्यूज लो, वेट्स, क्योंकि मैंने कहा था यस, यस, स्टार्ट में यस। कि आप वेट्स और बाइसेस को रैंडमली ले लो। तो अगर आपको एक और वैल्यू लो, अगर आपको वही मिनिमम दोबारा मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि प्रॉब्ली एक ही मिनिमम है। और तो अगर आप रैंडम जगहों से स्टार्ट करो वेट्स एंड बायसेस को, और आपको सेम सही। मिनिमम मिलता जाए, तो इसका मतलब है कि एक ही शायद मिनिमम है। लेकिन अगर अगर आपको डिफरेंट मिनिमम मिल जाए, तो फिर आप देख सकते हो कि ओके देयर आर एटलीस्ट टू राइट, मिनिमा, और फिर आप वहाँ पे उन राइट। दोनों मिनिमम पे कैलकुलेट करो फंक्शन की वैल्यूज, और जो भी लेस लेस वैल्यू हो तो उसका मतलब है कि वो ग्लोबल मिनिमम है शायद। तो ये आप कर सही। सकते हो तरीका। लेकिन ये जो मेथड है ये ऑफ कोर्स ये ग्लोबल मिनिमम नहीं बताता आपको, ये सिर्फ लोकल मिनिमम बता सकता है आपको। सही। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने भी कहा कि जो ग्रेडियंट डिसेंट है इट्स नॉट वेरी डिजायरेबल फॉर मैनी एप्लीकेशंस बिकॉज ये तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के ऊपर सम करता है। तो लोगों ने और भी तरीके निकाले हुए हैं। एक तरीका यह है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। उसका मतलब ये होता है कि आप जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना वही कर रहे हो, लेकिन ना जो जिन वैल्यूज जिन ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के ऊपर आप सम कर रहे हो ना वो रैंडमली सिलेक्टेड है। सपोज करोगे आपके पास 1 मिलियन है, और आप कहते हो यार 1 मिलियन पे मैं सम नहीं कर सकता हर बार क्योंकि उससे बहुत कंप्यूटिंग पावर जाती है, तो मैं ना 10,000 पे करूंगा। तो वो 10,000 सही। कैसे सिलेक्ट करोगे आप 1 मिलियन में से? वो रैंडमली सिलेक्ट करो, इसलिए इसको कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो आप रैंडमली हर स्टेप के ऊपर 10,000 एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हो और उनके ऊपर सम करते हो सिर्फ। तो उससे सही। कंप्यूटिंग पावर बचती है फॉर एग्जांपल। फिर इसके अलावा और सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं जिनको कहते हैं एडम और मोमेंटम। ये ज़्यादातर एडम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग कुछ एप्लीकेशंस के लिए। ओके, ये बाय द वे ये किसी का नाम नहीं है एडम का, ये सिर्फ ये सिर्फ अच्छा, मेथड है। राइट। एक तरीका है ऑप्टिमाइज करने का। इसमें एक चीज़ ये होती है कि ना लोग ना 2 स्टेप्स पीछे चले जाते हैं, यानी कि जो वेट पहले था और जो उससे भी पहले था उसको भी यूज़ करते हैं लोग, तो उससे कुछ मोमेंटम के अंदर फॉर एग्जांपल लोग करते हैं ये। अच्छा, अब मैंने हाइपर पैरामीटर्स की बात अभी तक नहीं की थी, अब करते हैं बात। तो अब आप राइट। देख सकते हो कि जो मैंने तरीका बताया आपको, इसमें हम सिर्फ वेट्स और बायसेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट अबाउट हाइपर पैरामीटर्स, और वो हैं क्या फर्स्ट ऑफ ऑल? तो आप देख सकते हो कि हम ये जो तमाम प्रोसीजर है उसके अंदर नंबर ऑफ लेयर्स को चेंज नहीं कर रहे। नंबर ऑफ लेयर्स 3 ही है, ठीक है? राइट। लेकिन हमें कैसे पता कि एक एप्लीकेशन के लिए 3 लेयर्स जो हैं वो ऑप्टिमल है? हमें नहीं पता। आपको वो खुद फिक्स करना पड़ेगा। और ये आप ये भी कर सकते हो कि एक एप्लीकेशन को 2 लेयर से ट्राई करो, 3 लेयर से ट्राई करो, 4 लेयर से ट्राई करो, लेकिन अगर आप एक दफ़ा फिक्स कर दोगे नंबर ऑफ लेयर्स तो फिर आप उनको चेंज नहीं कर रहे हो हर स्टेप के ऊपर। लर्निंग राइट। रेट जिसकी मैंने बात की थी पीछे, वो आप खुद सेट करते हो, ये आप एड हॉक सेट कर रहे हो। ये आप खुद कह सकते हो सही। कि ये 0.1 है फॉर एग्जांपल, या 0.2 या 0.01। इसको आप अपडेट नहीं कर रहे हो, एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, ठीक है? इसके फॉर एग्जांपल इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन अ लेयर, वो भी आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो जो इनपुट है वो तो ऑफ कोर्स वो डिटर्मिन होता है कि आपका इनपुट कैसा है, और जो आउटपुट है उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिटर्मिन होता है इससे कि आउटपुट आपको कैसा चाहिए। लेकिन जो राइट। हिडन लेयर्स हैं वो कितनी रखनी है, सॉरी हिडन लेयर्स कितनी रखनी है, और एक हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन्स कितने रखने हैं, यप। ये टोटली आपके ऊपर है। एक बार आपने फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीछे जाऊँ, एग्जाम्पल पे जो मैंने दिखाई थी आपको, यहाँ पे यहाँ पे मैंने हिडन लेयर में 5 न्यूरॉन्स क्यों रखी हैं? कोई रीज़न है इसका? नहीं, ये सिर्फ एक चॉइस है बस। और 3 लेयर्स राइट। क्यों है जिसकी भी कोई रीज़न नहीं है? तो इस तरह की चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, वो फिक्स्ड है एक तरीके से, आप समझ सकते हो। और इनको आप चेंज नहीं कर रहे हो हर स्टेप के ऊपर। मैं वापस आना चाहूँगा, कहाँ गया? हाँ, तो इस तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे कि नंबर ऑफ लेयर्स, लर्निंग रेट, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर, इनको आप ऑप्टिमाइज नहीं करें, इनको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है? और देर इज नो नॉन थ्योरी टू ऑप्टिमाइज दीज। यानी कि अगर आपके पास एक थियरी, जिस तरह मैंने अभी पीछे आपको एक तरीका बताया टू वे ऑप्टिमाइज वेट्स एंड बायसेस, हाइपर पैरामीटर्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है इसका कोई तरीका हमें नहीं पता। अभी लोग बात अच्छा। करते हैं इसके बारे में, लेकिन इसकी कोई नॉन थियरी नहीं है हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करने की।
हम्म। ओके, अब ट्रेनिंग अगर आपकी हो गई है तो ये आपने मिनिमम जो है वो अटेन सॉरी मिनिमम अटेन कर लिया वेट्स और बायसेस का, और आपको पता है कि जो अगर आपको एक ख़ास तरह का आउटपुट चाहिए उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वेट्स और बायसेस जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो जब हम्म। वेट्स और बायसेस सेट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं कि अब मॉडल जो है वो ट्रेंड है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क ट्रेंड है अब। हम्म। ठीक है। उसके सही। बाद क्या करते सही। हैं? उसके बाद ये करते हैं, तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन द न्यूरल नेटवर्क इज ट्रेन्ड। ठीक है। अब हम न्यूरल नेटवर्क को हम्म। टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग सम टेस्ट डेटा। अब ज़्यादातर इसमें ये हम्म। होता है कि लोगों के पास जब एक बहुत बड़ा डेटा सेट होता है ना, तो उसको ना वो ना अब वैसे अगेन ये भी टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ना लोग उसको बांट देते हैं इन 70-30 रेशियो, कि 70% डेटा जो है उसको हम यूज़ करेंगे ट्रेन करने के लिए, और वो जो 30% डेटा है उसको हम यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए। तो जो 70% डेटा के ऊपर ट्रेन कर देते हैं, फिर लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में क्या होता है कि आप अगेन वो इनपुट्स देते हैं और देखते हैं कि क्या वो डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। और अगर राइट। तो वो दे रहा है काफ़ी हद तक, तो इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क जो है इट्स इट्स वर्किंग वेरी वेल। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट वर्किंग वेरी वेल ऑफ कोर्स। तो जैसे कि मैंने राइट। लिखा हुआ है कि इफ इट पासेस द टेस्ट यू कैन यूज द न्यूरल नेटवर्क टू परफॉर्म टास्क, यानी कि जिस टास्क के आप लिए आपने ट्रेन किया था वो आप कर सकते हो। फिर इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में बात नहीं की है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि अंडर अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, ये सारी टर्म्स हैं बाय द वे न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, हेलुसिनेशन, वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो अंडर फिटिंग क्या है? अंडर फिटिंग का मतलब ये है, सॉरी ओवर फिटिंग से स्टार्ट करते हैं। ओवर फिटिंग क्या है? ओवर फिटिंग ये है कि जो आपका टेस्ट डेटा है ना, उसके सॉरी टेस्ट कह रहा हूँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा है। ट्रेनिंग डेटा के अंदर न्यूरल नेटवर्क जो है बहुत अच्छे आउटपुट्स दे रहा है, यानी कि वही आउटपुट दे रहा है जो कि आपको चाहिए। लेकिन जैसे कि आप उससे कोई ऐसा सवाल पूछते हो, यानी कि कोई ऐसा डेटा दिखाते हो जो कि आपके ट्रेनिंग डेटा के अंदर नहीं था, तब वो गलत आंसर देता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ जाए तो वो नहीं दे सकता आंसर उसका। उस राइट। तरह का राइट। काम है राइट। ये। ठीक है। फिर इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात नहीं कर रहा, जिसके अंदर ना ये होता है कि न्यूरल नेटवर्क ना एक तरह से समझ लो रट्टा लगाना शुरू कर देता है। तो उसको पता है कि ये क्वेश्चन है, यानी कि ये इनपुट है, तो राइट। उसका आउटपुट क्या है। तो इसको कहते हैं ओवर राइट। फिटिंग, कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिया न्यूरल नेटवर्क को उस खास डेटा के ऊपर जिसके यप। लिए जिसके ऊपर आपने ट्रेन किया था। उससे बाहर कुछ भी आ जाए यप। तो वो आंसर नहीं कर सकता उसको। ठीक है। अच्छा, अंडर फिटिंग का मतलब ये है कि आपका डेटा, आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो बहुत सिंपल है, तो वो हम क्या कहते हैं, ऑन एवरेज वो बहुत अच्छे आंसर नहीं देगा, चाहे ट्रेनिंग से बाहर हो या ट्रेनिंग के अंदर हो डेटा। हेलुसिनेशन का मतलब है कि वो ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर देता है न्यूरल नेटवर्क जो कि है ही नहीं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, वैसे मैं बात कर रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क की, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूँ ट्रांसफॉर्मर्स से जिसकी मैंने बात नहीं की है, तो चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल वो ट्रांसफॉर्मर्स पे बनता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि चैट जीपीटी ऐसे रेफरेंसेस कोड कर देता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। ये काइंड ऑफ हेलुसिनेशन है, आप समझ सकते हो। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैंने ग्रेडियंट्स लिखे थे ना पीछे, ये वाले ग्रेडियंट्स कभी कभी ना ये जीरो हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। जब ये जीरो हो जाते हैं ना तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स की बहुत सारी हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग के अंदर। इसके बारे में मैंने बात नहीं की है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो समझ सकते हैं, रीड कर सही। सकते हैं। फिर देर आर सही। अदर काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स जिनकी मैंने बात नहीं की है यहाँ पे। तो उनको कहते हैं आर्किटेक्चर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी एन एन्स। सी एन एन्स जो है ये तब यूज होते हैं जब आपको ना एक इनपुट दिया जाए, और इनपुट के अंदर ना कुछ एक डेटा जो है ना, ये एक पॉइंट जो है ना उस इनपुट के अंदर, उसके इर्द गिर्द जो पॉइंट है ना वो मैटर करते हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इमेजेस जो है वो स्कैन करनी है ना, तो एक पॉइंट जो है वो इटसेल्फ, एक पिक्सल जो है ना इमेज के अंदर इटसेल्फ, वो भी यूजफुल है ऑफ कोर्स, लेकिन उस पिक्सल के इर्द गिर्द क्या राइट। चीज़ें हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। राइट। तो उसके ये सीएनएन यूज होते हैं जो कि ना दरअसल एक पिक्सल को स्कैन करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट अदर पिक्सल्स आर सेइंग। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो बाय द वे। तो उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। फिर आर एन एन्स का मतलब आप देख सकते हो कि जो मैंने न्यूरल नेटवर्क दिखाया था आपको, काफ़ी पीछे जाऊँगा अगर मैं, ये वाला न्यूरल नेटवर्क, इसमें डेटा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ जाता है और फिर यहाँ जाता है। ये पीछे नहीं आता कभी। ठीक है। राइट। तो इसको इसलिए इसको कहते राइट। हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि ये हमेशा आगे जाता है। लेकिन अगर आपको ये डेटा जो है यहाँ पे जो था वो वापस चाहिए, तो आपको स्टोर करना पड़ेगा डेटा यहाँ पे, तो वापस आना पड़ सकता है आपको। ठीक है। इसका मतलब है कि आपको ऐसा न्यूरल नेटवर्क चाहिए जिसके अंदर मेमोरी हो। तो उसके लिए हम ना यूज़ करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जिसमें पीछे भी आ सकते हो। ठीक है। तो उसकी मैंने बात नहीं की है, वो एक और आर्किटेक्चर है। तो उसके लिए आपको चाहिए मेमोरी, और ये यूज़ होते हैं फॉर एग्जांपल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, क्योंकि आपको जब आप लैंग्वेज प्रोसेस कर रहे यप। होते हो तो आपको याद होना चाहिए कि आपने पहले क्या कहा था। ठीक है।
ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो दरअसल आरएनएनस ही हैं, लेकिन वो बेटर हैं आरएनएन से। तो फॉर एग्जांपल हम्म। ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं चैट जीपीटी और इस तरह के राइट। प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स को खुद बनाना चाहते हो ना, तो यू हैव टू यूज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड पाईटॉर्च इन पाइथन। तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको चाहिए न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, उसकी लाइब्रेरीज पहले लोगों ने बना दी हुई हैं। तो यू डोंट हैव टू सही। कोड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो सही। या उसके अलावा मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम नहीं लिखे, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप, एक बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग, वो आई थिंक वन ऑफ दी मोस्ट वेल नोन बुक्स है मशीन लर्निंग के लिए। फिर एक बुक है डीप लर्निंग बाय गुड, मुझे याद नहीं, गुड फेलो, या गुड फेलो, और उसके अलावा वो कुछ ऑथर्स हैं। वो मेन बुक है डीप लर्निंग के लिए। तो अगर आप और सही। लर्न करना चाहते हो तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हो। तो ये मेरी सही। छोटी सी प्रेजेंटेशन थी न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। ठीक। 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 तो हसन, बहुत शुक्रिया। आई वॉज एबल टू फॉलो एवरीथिंग, लेकिन अब ये देखेंगे कि जब हम इसको ऑनलाइन करेंगे तो हमारे मेम्बरान जो हैं वो कितना फॉलो कर सकते हैं और कितने उनके क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। वो फिर ये है कि मेम्बरान से दरख्वास्त है कि आपके जो भी सवाल हों इस प्रेजेंटेशन के बारे में, जब हम इसको अपने वीडियो, हमारा जो साइंस की दुनिया का यूट्यूब चैनल है उस पर लोड करेंगे, तो वहां पर फिर आप इसको देखकर सवाल कीजिएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब आपकी इच्छा के मुताबिक आपको सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे जवाब दे सके। तो हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है आपको इस प्रेजेंटेशन से न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं वो हासिल हुई होंगी, और उसके बाद अगर आप मज़ीद स्टडी करना चाहें तो ये बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। हर जगह आपको एआई चर्चा नज़र आता है। तो वो एआई की बुनियाद जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स है। तो आइंदा फिर किसी मौके पर आपसे बात करने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।